नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम चर्चा न्याय के ऊपर ही करेंगे। जो पिछला वीडियो था न्याय के ऊपर, उसी को जारी रखते हुए हम न्याय के ऊपर चर्चा करेंगे। और उसमें मुख्य रूप से जो विचारक थे कि जो अलग अलग विचारधारा को प्रतिनिधित्व करने वाले विचारक थे, उनमें से कुछ विचारकों के हम विचार आज के वीडियो में प्रस्तुत करेंगे। तो उसमें जो मुख्य विचारक है जॉन रॉल्स, उसके बारे में आज चर्चा करने वाले हैं कि जॉन रॉल्स न्याय के बारे में क्या अपने विचार रखता है। पहले तो हम बता दें आपको कि जॉन रॉल्स सकारात्मक न्याय का समर्थन करता है। किसका समर्थन करता है? सकारात्मक न्याय का समर्थन करता है। और ये एक समतावादी विचारक है। ये एक समतावादी विचारक है जो अमेरिका से ताल्लुक़ रखते हैं, जो अमेरिका से ताल्लुक़ रखते हैं। इन्होंने सर्वप्रथम अपनी जो पुस्तक थी ए थ्योरी ऑफ जस्टिस, इसके अंदर ये न्याय का सिद्धांत देते हैं। क्या देते हैं? न्याय का सिद्धांत देते हैं। जो इनका न्याय का सिद्धांत है, इसको अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। न्याय का सिद्धांत, या इनका जो सिद्धांत है, इनको कहा जाता है समझौतावाद पर आधारित है। सत्यपूर्ति का सिद्धांत भी कहा जाता है। प्राथमिकता का सिद्धांत भी कहा जाता है। शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय का सिद्धांत भी कहा जाता है। आच्छादित एकता का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो ये इनके जो न्याय के सिद्धांत हैं, इनके अलग अलग नाम हैं जो लिए जाते हैं। कि ये नहीं कि जॉन रॉल्स के न्याय का सिद्धांत आएगा। हो सकता है सत्यपूर्ति के सिद्धांत किसका सिद्धांत है? जॉन रॉल्स का सिद्धांत है। जॉन रॉल्स के न्याय का सिद्धांत है, या प्राथमिकता के सिद्धांत भी कह सकते हैं। तो ये अलग अलग नाम है जो जॉन रॉल्स के न्याय के सिद्धांत के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। जॉन रॉल्स जो अपना न्याय का सिद्धांत देते हैं, उसमें ये कांट और जॉन लॉक से बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं। किससे प्रभावित है? कांट और जॉन लॉक से बहुत ज़्यादा प्रभावित है। लॉक से प्रभावित होकर ही इन्होंने मूल स्थिति की संकल्पना दी थी। मूल स्थिति की संकल्पना जॉन रॉल्स जो देते हैं, वो लॉक से इसलिए प्रभावित है कि लोग जब अपना विचार व्यक्त करते हैं तो वो प्राकृतिक अवस्था की बात करते हैं। प्राकृतिक अवस्था की जो विचार रखते हैं प्राकृतिक अवस्था में, उन्हीं विचारों को जो उन्हीं की जो संकल्पना थी, उसी को जॉन रॉल्स ने न्याय के लिए प्रयुक्त किया है। वो न्याय की जब बात करते हैं तो वो कहते हैं कि मूल जो स्थिति होती है, उसमें यदि व्यक्ति को ले जाके छोड़ दिया जाए तो व्यक्ति न्याय संबंधी बातें अच्छे से करेगा, या वो अपने साथ न्याय करता है या समाज के साथ न्याय कर सकता है। तो जो जॉन रॉल्स की जो मूल स्थिति की जो बताता है, न्याय के लिए जो आवश्यक जो स्थिति है कि मूल स्थिति में यदि व्यक्ति होता है तो अच्छे से सोच सकता है। मूल स्थिति वो स्थिति है जब व्यक्ति को ये पता नहीं होता कि वो अमीर होगा या गरीब होगा। जैसे आपके जन्म लेने से पहले, ये एक आप कल्पना करो कि आपका जन्म नहीं होने वाला, आने वाले हो आप संसार में। यदि आपसे पूछा जाए कि आप कैसे किस प्रकार के न्यायिक समाज में रहोगे, आपका समाज किस प्रकार का होगा, उस समाज में क्या क्या आपको आवश्यकता होगी, उसके बारे में यदि आपसे पूछा जाए तो आप ज़्यादा अच्छे से सोच सकते हो। लेकिन जन्म लेने के बाद जब आपसे पूछा जाता है कि आप अमीर हो, तो आप क्या करते हो? अमीर के पक्ष वाली चीज़ें रखते हो। यदि आप गरीब हो तो आप गरीब के पक्ष वाली चीज़ें रखते हो। तो कहीं ना कहीं जब आप जो आपके ऊपर जिस समाज में आप रहते हो, उसका प्रभाव आपके ऊपर ज़रूर पड़ता है। लेकिन यदि आपको उस समाज से बिल्कुल अलग कर दिया जाए, कि आप ऐसी स्थिति में हो जब आपको पता नहीं है कि आपका जन्म किस समाज में हुआ है, या किस स्थिति में हो सकता है, या आपके आने वाला जो आपके जन्म के बाद आपके सामने कौन कौन सी परेशानी आ सकती है, आपको कुछ भी पता ना हो, और फिर यदि आपसे पूछा जाए कि आपका समाज कैसा होना चाहिए, तो आप अच्छे से उस समाज की परिकल्पना कर सकते हो, या आप उस समाज को अच्छे से बता सकते हो। क्योंकि आपको लगता है कि उस समाज में क्या क्या चीज़ें कम से कम होनी चाहिए, जिससे कि एक व्यक्ति जीवित रह सकता है, या एक व्यक्ति के साथ न्याय हो सकता है। तो यही जॉन रॉल्स की मूल स्थिति है। यही जॉन रॉल्स की मूल स्थिति यही कहता है, व्यक्ति अपनी मूल स्थिति में जाके सोचेगा तो अच्छे से न्यायिक समाज की स्थापना कर सकता है। तो उसकी मूल स्थिति की जो मुख्य विशेषता है वो क्या क्या है? अज्ञान के पर्दे के पीछे, अज्ञान के पर्दे के पीछे से वो मतलब लेता है कि व्यक्ति को अ, भौतिकवाद से दूर रखना है अपने आप को। जब वो मूल स्थिति के बारे में सोचता है तो अपने आप को भौतिकवाद से दूर रखना है। दूसरा, वो कांट से प्रभावित होकर कहता है मूल स्थिति में ही कि व्यक्ति को क्या बनना है? नैतिक बंधन से बंधना है, उसको नैतिक व्यक्ति होना है। नैतिक बंधन से बंधते हुए जो नैतिक व्यक्ति होता है वही अच्छे से सोच पाएगा।
छोटा मोटा उसको अर्थ का ज्ञान होना चाहिए जब वो मूल स्थिति में होता है कि उसका लाभ क्या, उसकी हानि क्या है, इसके बारे में थोड़ा बहुत उसको ज्ञान होना चाहिए। और चौथी विशेषता बताते हैं कि उनको प्राथमिक जो वस्तु होती है उनके बारे में न्याय के नियम बनाएंगे। जो मूल स्थिति में क्या कहते हैं व्यक्ति, प्राथमिक वस्तुओं के बारे में न्याय के नियम बनाएंगे। प्राथमिक वस्तुएं कौन कौन सी होगी? अधिकार है, संसाधन है, स्वतंत्रता है और पद है। इनको शामिल करते हुए क्या करेंगे हम? न्याय के कुछ नियम बनाएंगे। जॉन रॉल्स का कहना है कि मूल स्थिति में व्यक्ति सामाजिक समझौते के माध्यम से न्यायपूर्ण न्याय के नियम बनाएंगे। इसको न्याय का उचित क्षेत्र भी कहता है। जॉन रॉल्स क्या कहता है? अज्ञान के प्रत्यय को न्याय का उचित क्षेत्र भी कहता है। जो मूल स्थिति होती है, मूल स्थिति वही जब आप किस स्थिति में होने वाले हो या आपको पता ना हो। इसके लिए 3 नियम बताता है। क्या? मूल स्थिति में व्यक्ति जब न्याय के नियम बना रहा है तो उसके 3 नियम बनाएंगे। 3 नियम बताता है। जो पहला नियम है वो है सम्मान स्वतंत्रता का नियम। सम्मान स्वतंत्रता का नियम, इसमें रोल्स स्वतंत्रता जैसे अधिकार को शामिल करता है। जो पहला नियम है वो क्या है? सम्मान स्वतंत्रता का नियम, कि सभी को सम्मान स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। जब न्याय की बात करेंगे, जब मूल स्थिति में व्यक्ति होता है तो वो 3 नियम बनाता है। उसमें पहला नियम क्या बनाएगा व्यक्ति? सम्मान स्वतंत्रता का नियम। दूसरे जो नियम बनाएगा उसके 2 भाग होंगे, भाग ए और भाग बी। दूसरा जो नियम बना रहा है उसमें भाग ए में क्या है? तर्कसंगत भेदभाव, उल्टा भेदभाव या आरक्षण या सकारात्मक कार्रवाई। दूसरा नियम का जो ए भाग है उसमें क्या बना रहा है वो? तर्कसंगत भेदभाव, ये नियम है, उल्टा भेदभाव, आरक्षण और सकारात्मक कार्रवाई। फिर दूसरा जो नियम है उसका बे भाग क्या बना रहा है? अवसर की समानता का नियम। अवसर की समानता का नियम। अब वो कहता है कि ये तीनों नियम जो है इसको समाज में आपको लागू करना है। वो लागू करने का क्रम बताता है कि किस क्रम में आपको लागू करना है। वो कहता है कि सबसे पहले आप पहला नियम लागू करिए। पहला नियम कौन सा है? सम्मान स्वतंत्रता का नियम आपको लागू करना है, यानी कि आपको सम्मान स्वतंत्रता सौंपनी है सभी को। पहला नियम कंप्लीट समाज में आया, आपको 3 नियम लागू करने, उसमें पहला नियम आपने लागू कर दिया, सभी को समान स्वतंत्रता प्रदान कर दी है। फिर वो कहता है कि आपको सेकंड नियम देना है। सेकंड नियम में बी वाला भाग आपको देना है। जो सेकंड नियम आपने बनाया था, जो दूसरा नियम बनाया था, उसका जो बे भाग है वो आपको देना है, यानी कि सभी को अवसर की समानता देनी है, सभी को बराबर अवसर प्रदान करने की समानता देनी है। सबको पहले स्वतंत्रता दे दी आपने, फिर अभी सभी के सामने अवसर समान है, आपको सबको अवसर प्रदान कर दिया जाता है। फिर वो कहता है कि फिर भी यदि किसी को अवसर प्राप्त नहीं होता है, फिर आपको जो दूसरे नियम का जो ए भाग है वो लागू करना है। दूसरे नियम का ए भाग लागू करना है। उसमें क्या है? तर्कसंगत भेदभाव है, उल्टा भेदभाव है, आरक्षण या सकारात्मक कार्रवाई है। तर्कसंगत भेदभाव किसको कहते हैं? तर्कसंगत भेदभाव है कि आप तार्किक आधार पर भेदभाव कर सकते हो। क्या करना है आपको? तार्किक आधार पर भेदभाव करना है। जैसे कोई विकलांग है तो वो तर्क है कि वो विकलांग है इसलिए उसको कुछ सीटें रिजर्व रखी जा रही है, उसको कुछ जो संसाधनों का बंटवारा हो रहा है उसमें कुछ एक्स्ट्रा संसाधन दिए जा रहे हैं। क्यों दिए जा रहे हैं? क्योंकि वो विकलांग है। भाई आपने पहले सभी को स्वतंत्रता दे दी, फिर समान अवसर दे दिया, लेकिन फिर भी कई लोग बराबर कंपटीशन में नहीं आ पा रहे हैं। तब आप क्या करते हो? आप तर्कसंगत भेदभाव करते हो, तार्किक आधार पर भेदभाव करते हो। आप किसी विकलांग को आपने क्या किया? कुछ एक्स्ट्रा दे दिया। क्यों दिया? क्योंकि वो विकलांग है, वो इतना अर्जित नहीं कर पाएगा संसाधन, इसलिए आपने क्या किया? उसको कुछ एक्स्ट्रा दे दिया। या कई बार आप आरक्षण देते हो, वो इसी आधार पर देते हो कि कई वर्ग जो पिछड़े हैं वो बराबर के जो जनरल कैटेगरी के जो वर्ग होते हैं उनके बराबर नहीं आ पाते, इसलिए आप क्या करते हो? उनको आरक्षण की व्यवस्था करते हो जिससे कि वो बराबर स्थिति में आ जाए। तो ये जॉन रॉल्स 3 नियम बताता है और इन 3 नियमों के माध्यम से वो कहता है कि न्याय की स्थापना हो सकती है। और वो कहता है कि जो समाज के जो संसाधन है इनका बंटवारा इन तीनों नियमों के अनुसार यदि किया जाए तो समाज में न्याय की व्यवस्था या न्याय की स्थापना हो सकती है। जॉन रॉल्स का जो न्याय का सिद्धांत है इसकी विशेषता क्या क्या है? ये प्रगति प्लस न्याय में जॉन रॉल्स न्याय का समर्थन करता है और कहता है कि योग्यता के स्थान पर हमें क्या देना चाहिए? आरक्षण को महत्वपूर्ण मानना चाहिए या आरक्षण पर बल देना चाहिए।
इसका एक कथन भी है जॉन रॉल्स का, इसके लिए आरक्षण के समर्थन में एक कथन कहता है कि कोई भी समाज जंजीर के समान होता है, कोई भी समाज एक जंजीर की समान होता है। यदि उस जंजीर में एक भी कड़ी कमज़ोर है तो वो समाज उसी कड़ी के समान है, वो उतना ही मजबूत है। जैसे आप एक जंजीर की बात करते हो, तो एक जंजीर है, यदि उससे किसी को खींचना है या कुछ करना है, यदि उस जंजीर में एक कड़ी कमज़ोर है तो वो जंजीर उतनी ही मजबूत है जितनी वो कड़ी मजबूत है। जो कमज़ोर कड़ी जितनी मजबूत है ना, उतनी ही पूरी जंजीर मजबूत है। चाहे सारी कड़ियाँ उसमें मजबूत होगी, लेकिन वो टूटेगी कहाँ से? जहाँ से वो कमज़ोर होगी। तो जंजीर की उपयोगिता कहाँ तक है? जंजीर जब तक खींच सकती है किसी को, तब तक उसकी उपयोगिता है। जब इसकी ये कमज़ोर कड़ी यदि आप मजबूत नहीं करोगे तो वो ज़्यादा सामान नहीं खींच सकती। जैसे किसी 100 किलो के सामग्री को खींचना है और उसके लिए आपने जंजीर बांध रखी है। उसमें क्या है कि जो आपकी जंजीर है उसमें जो कड़ियाँ है, बाकी सारी कड़ियाँ 120 किलोग्राम तक खींच सकती है। बाकी सारी कड़ियाँ 120 किलोग्राम तक खींच सकती है कोई भी सामग्री, लेकिन एक कड़ी उसके अंदर ऐसी है जो 50 किलो तक ही खींच सकती है। एक कड़ी ऐसी है जो कितना खींच सकती है? 50 किलो तक सामग्री खींच सकती है या बाहर निकाल सकती है। तो जब आप उस जंजीर को बांध के वो सामग्री बाहर निकालने की कोशिश करोगे या खींचने की कोशिश करोगे, तो जो 50 किलो क्षमता वाली है वो 100 किलो खींचने जाएगी तो क्या होगी? टूट जाएगी। तो वो भी जो जंजीर है वो 100 किलो सामग्री को बाहर नहीं निकाल सकती, जबकि उस जंजीर के अंदर जो बाकी कड़ियाँ है, सारी कड़ियाँ कितनी है? 120 केजी तक बाहर निकाल सकती है या 120 केजी तक सामग्री खींच सकती है। लेकिन वो जो एक कड़ी जो कमज़ोर कड़ी है वो कितना कर सकती है? 50 केजी तक ही। तो आप यदि उस 50 केजी वाली को 120 तक नहीं लेके जाओगे या उसको 100 तक नहीं लेके जाओगे, तब तक आप वो 100 केजी सामग्री बाहर नहीं निकाल सकते हो। इसलिए जॉन रॉल्स कहता है कि समाज की जो सबसे कमज़ोर कड़ी होती है, आप उसको मजबूत करिए। यदि समाज में 100 लोग बराबर के हैं और यदि उसमें एक कमज़ोर है, तो आप उस कमज़ोर को बराबर लेके आइए 100 के, तभी समाज ज़्यादा मजबूत होगा या आप उसकी मजबूती दे सकते हो। तो आपको क्या करना है? आरक्षण देके उसको बराबर स्थिति पे लेकर आना है। जो दूसरी जो विशेषता बतलाता है वो बतलाता है हस्तांतरण पर बल देता है। ये उचित मूल्य की दुकान के समान है जो गरीबों के लिए अक्सर आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराती है। कि ये क्या करता है कि कुछ वस्तुएं आपको हस्तांतरित करनी है, किसके लिए? जो कमज़ोर वर्ग है उनके लिए। तीसरी, बेंथम के उपयोगितावाद की आलोचना करता है और कहता है कि जो बेंथम का उपयोगितावाद है वो तो 51% लोगों पे ही लागू होता है। बेंथम क्या कहता है? अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, यानी कि 50+1 हो तो वो क्या है? अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख है, क्योंकि 50 से ज़्यादा लोग उसका समर्थन करते हैं तो वो सुखी है। जैसे कोई भी बात रखी जाती है, तो यदि उस पर 51 लोगों का समर्थन है तो, या 49 लोगों का विरोध है, तो बेंथम कहता है कि यदि 51 का समर्थन मिल गया तो वो चीज़ सही है, चाहे गलत है तो भी वो सही है। जबकि जो जॉन रॉल्स है वो कहता है कि जो मेरा न्याय का जो सिद्धांत है वो 100% लोगों को न्याय प्रदान करता है, क्योंकि सभी पर बराबर रूप से लागू होता है। जॉन रॉल्स अपने न्याय के सिद्धांत को शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय का सिद्धांत कहता है। इसके अनुसार न्याय के सिद्धांत 3 प्रकार बताता है। न्याय के सिद्धांत के 3 प्रकार बताता है। उसमें पूर्ण प्रक्रियात्मक, ये कहता है जो पूर्ण प्रक्रियात्मक जो न्याय होता है वो निष्पक्ष प्रक्रिया पर आधारित होता है। निष्पक्ष प्रक्रिया मतलब योग्यता पर बल देता है कि सारी प्रक्रिया निष्पक्ष होती है, जो योग्य होगा उसको न्याय प्राप्त हो जाएगा। दूसरा अपूर्ण प्रक्रियात्मक न्याय होता है, वो निश्चित मापदंडों पर ध्यान देता है। किस पे ध्यान देता है? निश्चित मापदंडों पर ध्यान देता है और आरक्षण को अपनाने पर बल देता है। जो निश्चित मापदंडों पर ध्यान देने वाला जो अपूर्ण प्रक्रियात्मक न्याय है वो क्या करता है कि जैसे कोई केक काटने वाला है, जैसे आप कुछ बांट रहे हो, जैसे लड्डू बांटने वाला क्या करता है? सबसे लास्ट में लड्डू खाता है। क्यों? क्योंकि औरों को यदि वो पहले खाने लगेगा तो लोगों को उस पर विश्वास नहीं होगा, इसलिए वो क्या करता है? पहले सभी को बांटता है, फिर बचता है तो वो खाता है। ठीक है, तो वो मानते हैं कि हाँ ये न्यायिक व्यक्ति है, क्योंकि जो बचा कुचा बाद में ले रहा है, इसलिए न्यायिक मानते हैं उसको। जबकि जॉन रॉल्स जो तीसरा सिद्धांत देता है शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय, वो कहता है कि इसके अंदर योग्यता भी है और आरक्षण भी है। उसमें पूर्ण प्रक्रियात्मक न्याय भी है, अपूर्ण प्रक्रियात्मक न्याय भी शामिल है, और दोनों जो गुण है इसमें शामिल करते हुए कहता है कि मैं निष्पक्ष प्रक्रिया भी अपनाता हूँ
और निश्चित मापदंड भी अपनाता हूँ, और इसलिए जो मेरा जो न्याय का सिद्धांत है वो क्या है, शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय का सिद्धांत है। अब जो जॉन रॉल्स का जो शुद्ध प्रक्रिया में बताने की कोशिश करता है वो कैसे बता रहा है, वो कहता है कि जो मैंने प्रथम नियम दिया था, न्याय के जो 3 नियम देता है वो याद करो वापस। जो मैंने प्रथम नियम दिया था, प्रथम नियम वह सेकंड का जो नियम दिया था उसका बे भाग दोनों किस पे बल देते हैं, योग्यता पर बल देते हैं। प्रथम नियम कौन सा था, स्वतंत्रता का नियम, कि सभी को स्वतंत्रता दे दी जानी चाहिए, तो वो क्या है, योग्यता पर बल दे रहा है। जो द्वितीय नियम था उसका बे भाग कौन सा था, अवसर की समानता का नियम, वो भी यही बात कर रहा है, अवसर की समानता यानी कि सभी को बराबर अवसर दे दिया, मतलब योग्यता पर बल दे रहा है। और जो द्वितीय नियम है उसका उसका ए भाग किस पे बल देता है, तर्कसंगत भेदभाव पे या आरक्षण में बल देता है। तो वो कहता है कि जो मेरा जो न्याय का सिद्धांत है वो शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय का सिद्धांत इसलिए है क्योंकि वो योग्यता प्लस आरक्षण दोनों पे बल दे रहा है, इसलिए जो मेरा न्याय का सिद्धांत है वो कैसा है, शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय का सिद्धांत है। अब जो जॉन रॉल्स के जो न्याय के सिद्धांत है इसकी कुछ लोग आलोचना भी करते हैं। आलोचना इसलिए करते हैं कि जो समाजवादी विचारक है वो कहते हैं कि जॉन रॉल्स पूंजीवाद में न्याय के सिद्धांत को खोजने की कोशिश करता है, जबकि पूंजीवाद में न्याय की स्थापना कभी भी नहीं हो सकती, पूंजीवाद में न्याय की स्थापना कभी भी नहीं हो सकती। और दूसरा जो स्वतंत्रवादी विचारक है वो कहते हैं कि जॉन रॉल्स ने आरक्षण को बल देकर क्या किया, योग्यता को कम करने की कोशिश की। तो स्वतंत्रवादी भी विरोध करते हैं, समाजवादी भी इनका विरोध करते हैं। इस प्रकार इनका विरोध करने में अमर्त्य सेन का भी नाम आता है। अमर्त्य सेन अपनी पुस्तक आइडिया और जस्टिस में इनकी आलोचना करते हैं। ये कहते हैं कि जो जॉन रॉल्स जो मूल स्थिति की बात करता है वो बिल्कुल काल्पनिक है, ऐसी कल्पना न्याय के सिद्धांत में नहीं की जा सकती। और अज्ञान के पर्दे की जो बात करता है वो भी अव्यवहारिक है, अज्ञान के पर्दे की जो बात करता है वो भी अव्यवहारिक है। और तीसरी जो आलोचना करते हैं वो कहते हैं कि जो आरक्षण दे रहे हैं जॉन रॉल्स वो सबसे बाद में लागू कर रहे हैं, पहले स्वतंत्रता दे रहे हैं, समान अवसर दे रहे हैं, और सबसे बाद में क्या दे रहे हैं, आरक्षण दे रहे हैं, जबकि आरक्षण पहले देना चाहिए, फिर यह स्वतंत्रता और अवसर व्यक्ति स्वयं प्राप्त कर लेगा। इसलिए जॉन रॉल्स के अमर्त्य सेन तीनों आधार पर इनकी आलोचना करते हैं। अमर्त्य सेन का एक कथन भी है, बांसुरी तो सभी को देता है परंतु बजाना नहीं सिखाता, क्योंकि वो सबसे बाद में आरक्षण दे रहा है इसलिए वो देता है लेकिन वो बजाना नहीं सीखता, क्योंकि सबसे लास्ट में आरक्षण मिल रहा है तो उसको इतना प्रॉफिट नहीं मिलता, तो इसलिए इसकी आलोचना की जाती है। अब इसका महत्व क्या है, जॉन रॉल्स के न्याय के सिद्धांत का महत्व क्या है, ये प्रजातीय संघर्ष को दूर करने के लिए में जॉन रॉल्स का जो न्याय का सिद्धांत है वो महत्वपूर्ण है। और जो जॉन रॉल्स का जो न्याय का सिद्धांत है वो योग्यता प्लस आरक्षण में समन्वय भी करता है, इसलिए वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और यदि भारत के संदर्भ में देखा जाए तो ये गांव प्लस शहर दोनों को जो दूरी है वो कम करने की कोशिश करता है, अमीरी और गरीबी के बीच में जो वैमनस्य है उसको कम करने की कोशिश करता है। तो इसलिए ये न्याय का सिद्धांत आज के जो समय में ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। तो ये जॉन रॉल्स का न्याय का सिद्धांत था जिसके ऊपर हमने चर्चा की थी। अगले वाले वीडियो में हम माइकल वाल्जर के न्याय के सिद्धांत के ऊपर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।